फूलन देवी एक ऐसा नाम जिसको सुनने के बाद आज भी लोग शहर उठते हैं, काम जाते हैं, लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। 1980 के आसपास चंबल के भीड़ों पर राज करने वाली, चंबल के भीड़ों पर सिक्का चलाने वाली फूलन देवी, जिसको पकड़ने के लिए दो राज्यों यानी एमपी और यूपी की पुलिस दिन रात एक कर रही थी, खाक छान रही थी, भीड़ों में डेरा डाले हुए थी, जंगलों में भटक रही थी, भूखे रह करके जंगल का पानी, तालाब, नदी नालों का पानी पी करके अपनी प्यास बुझा रही थी। लेकिन फूलन देवी को पकड़ने में कोई कसर न छोड़ रही थी। भारी पुलिस बल, आईपीएस अधिकारी पूरे टीम में चल रहे थे, फूलन को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही थी। लिहाजा ये प्लान बनाया गया, ये आला कमान से ये योजना बनाई गई कि फूलन को कैसे भी समझा बुझाकर सरेंडर करा दिया जाए। और इसके लिए बाकायदा एक बड़े आईपीएस अधिकारी को बीहड़ में अकेले निहत्था भेजा गया, बिना हथियार के भेजा गया और फूलन के पास मीटिंग कराई गई। उसके बाद 1983 में फूलन ने आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री उनके सामने सरेंडर किया, जेल गई। उसके बाद 1994 मुलायम सिंह की सरकार ने उनको जेल से रिहा किया। सांसद का इलेक्शन लड़वाया, सांसद चुनी गई, 2 बार सांसद चुनी गई, पार्लियामेंट पहुंची और वहीं 2001 में उनकी शेर सिंह राणा द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब दरअसल फूलन देवी की जो शुरुआती जीवन जहाँ वो पैदा हुई, वहाँ से पूरी कहानी सिलसिलेवार आपको हम बताते हैं। फूलन देवी 10 अगस्त 1963 को यूपी के गांव है गोरहा का पुरवा, उसमें एक मल्ला के घर में, ये जिला जालौन है यूपी का, यूपी एमपी बॉर्डर का जिला है जालौन। यहाँ गोरहा का पुरवा जो गांव है, मल्ला के घर में फूलन देवी ने 1963 में जन्म लिया। फूलन देवी शुरू से ही खेती जो बड़ी काम है वो उसमें हाथ बटाती थीं, लेकिन उनका एक चाचा था मयादीन, उनकी इनकी खेती पर गलत नीयत थी, इसीलिए 11 वर्ष से 12 वर्ष की मात्र छोटी आयु में ही फूलन के विवाह उनकी आयु से 2-2.5 गुना बड़े व्यक्ति से करवा दिया गया, जहां वो खुश नहीं थी। जबरदस्ती ये विवाह किया गया था। लिहाजा कुछ दिनों के बाद बाहर रहने के बाद किसी तरह अपने गांव लौट आती हैं, वहां रहती हैं, पिता के साथ अपनी खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाती हैं। और फिर एक रोज कुछ डकैत उनको पकड़कर ले जाकर के बहमही जो गांव है कानपुर के पास, बहमही, वहां ले जाते हैं, वहां बंद करते हैं और वहां आरोप है कि जो राजपूत समुदाय के लोग हैं, वहां उनको करीब 2 हफ्ते तक बंधक बनाने के बाद लगातार गैंगरेप करते हैं, उनके साथ यातनाएं दी जाती हैं, उनको गांव में नंगा करके घुमाया जाता है। उसके बाद किसी तरह वहां से बच के निकल जाती हैं और अपना एक गैंग, बदला लेने की नीयत से अपना एक गैंग तैयार करती हैं, जंगल में डेरा डाल लेती हैं। धीरे धीरे उनके द्वारा एक गैंग बनाया जाता है, गैंग की सरगना होती हैं। उनका जो डाकू का गिरोह है काफ़ी खतरनाक था। और एक दिन फिर जब पूरी तरीके से उनका गैंग बन जाता है, पूरी तैयारी हो जाती है, उसके बाद पुलिस की यूनिफॉर्म की भेष में बहमही गांव में वो बढ़ती हैं। बहमही गांव को चारों ओर से घेर लेती हैं। उस गांव में उस दिन एक शादी चल रही थी। पहले उन्होंने जमकर लूटपाट की, लोगों को मारा पीटा, लूटपाट की, और उसके बाद जो राजपूत समुदाय के लगभग 22 लोगों को पकड़ करके गांव के पास एक कुआं है जिससे लोग बैठकर कुएं में पानी पीते थे, उस कुएं के पास सबको लाइन से बैठा दिया और उनसे पूछा गया कि लाला राम गैंग की मदद कौन करता है। लोगों ने मना कर दिया। फिर कहा पुलिस को मुखबरी कौन करता है। इस बार लोगों ने मना किया। तभी फूलन के गैंग द्वारा उनको गालियां, भद्दी भद्दी गालियां दी गई और उनसे कहा गया आप खड़े होइए। खड़े हुए, फिर बैठने को बोला गया, फिर बैठे, फिर कहा खड़े होइए, फिर बैठिए। ये जो प्रक्रिया है 2-3 बार चली। उसके बाद सीधे उनको गोलियां मारी गई। दुर्दांत तरीके से एक नरसंहार को अंजाम दिया गया। खून की होली खेली गई, खून के फव्वारे चले, मिट्टी वहां की लाल हो गई, सब लोग एक एक करके नीचे गिर गए। उस घटना में एक व्यक्ति था, उसका नाम था छंतर सिंह, वो जीवित बचे थे और उन्होंने भोगनीपुर कलेक्ट्रेट में एक मामूली नौकरी, चपरासी के पद पर नौकरी लगी। वो बताते हैं पूरी घटना, जो एकमात्र किस्मत से जिंदा बचे थे वो बताते हैं कि पहले सबसे गांव में पूरे गांव को मारा पीटा गया, लूटपाट की गई।
फिर लोगों को, जो राजपूत समुदाय के लोग थे, उनको एक एक करके इकट्ठा किया गया और गांव के कुएं के पास हमको बैठा दिया गया। फिर हमसे कहा गया खड़े होइए, खड़े, फिर कहिए बैठिए, फिर खड़े होइए, फिर बैठिए। ये कार्रवाई लगभग 2-3 बार चली। उसके बाद सीधे गोली मारी गई। डकैत अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। लगभग 2 मिनट तक गोलियां चली। तब तक सब नीचे गिर चुके थे, लेकिन जो छिंतर सिंह था, इसके कहीं पैर के आसपास गोली लगी, ये गिर गया। और करीब जब जो फूलन जो गैंग था, फूलन देवी थी, वो जय मां काली के नारे जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, वहां से निकल चुके थे। और गांव वालों को चेतावनी देते हुए उनके जो दूसरे सदस्य हैं वो गांव से निकल रहे थे। छिंतर सिंह ने सोचा कि मैं उठूं और इलाज के लिए आगे बढ़ूं, घर की तरफ बढ़ूं, किसी को बुलाऊं मदद के लिए। जैसे ही उसने आंख खोली, तैसे ही सामने खड़े 2 डकैतों से उसका आई कांटेक्ट हो गया है, उसकी आंख से आंख मिल गई। उन डकैतों ने देख लिया कि जिंदा है। फिर उन्होंने भद्दी गालियां दी कि पुलिस की मदद करता है, रुक। फिर उनके सीने पर रखकर सीधे 315 बोर की बंदूक से सीधे फायर कर दिया, जो उनके सीने में लगा। और गोली लगते ही छिंतर सिंह बताते हैं वो तड़फड़ाए, ऊपर थोड़ा सा उठे, ऊपर कूदे, फड़फड़ाए, तड़पने लगे। खून का फव्वारा उनके सीने से निकल रहा था। इसी दौरान डाकू धमकी देते हुए गांव वालों को और गाली देते हुए, जयकारे लगाते हुए वहां से चले गए। उसके बाद फौरन लोग मदद के लिए आए। छिंतर सिंह को उठा करके बैलगाड़ी में लिटाकर, चूंकि उस वक्त एम्बुलेंस या बहुत सारे साधन नहीं होते थे, उस दौर में बैलगाड़ी ही एकमात्र सहारा थी। उस पर लाद करके, रजाई उड़ा करके, पट्टी पट्टी बांध कर दुपट्टे से उनकी माँ अस्पताल ले गई। किस्मत से वो बच गए। पूरी घटना बताने के बाद वो आज भी कांपने लगते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद फौरन जो थी सॉरी वहां से निकल जाती है। और इस घटना के बाद पूरे यूपी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। यूपी के जो मुख्यमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। पूरे यूपी की पुलिस पागल से हो गई थी। फिर यूपी एमपी दोनों की पुलिस, चूंकि बॉर्डर एरिया था, दोनों की पुलिस फूलन को पकड़ने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही थी, दिन रात एक कर रही थी। फिर टीमें गठित की गई फूलन को पकड़ने के लिए। जो मुखबिर तंत्र है, जो सूचना तंत्र है, उसको मजबूत किया गया, स्थापित किया गया। फिर एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि फूलन गांव में आई हुई है। फौरन पूरी पुलिस दल बल के साथ तमाम आगरा के अधिकारी, जालौन, आगरा, औरई, भिंड, ग्वालियर, तमाम जगह के बड़े पुलिस अधिकारी, पुलिस कप्तान, पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। चारों ओर से गांव को घेर लेती है और गांव वालों को, और फिर जो डाकू होते हैं वो निकलने, जब भागने की कोशिश करते हैं फूलन के गैंग के सदस्य, तो फिर भयंकर मुठभेड़ चलती है, एनकाउंटर होता है। उसमें एक एसएचओ को गोली भी लगती है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। फिर पुलिस पूरे गांव से कहती है आप एक एक करके गांव से बाहर आइए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लिहाजा पूरे जो ग्रामवासी हैं वो सब धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। सबकी तलाशी ली जाती है, चेक किया जाता है, लेकिन फूलन या फूलन के गिरोह का कोई सदस्य उनमें नहीं मिलता है। लेकिन एक जो वृद्ध बूढ़ी औरत थी वो अभी भी गांव में थी और चिल्ला रही थी, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। पुलिस वालों ने कहा, पुलिस ने जो बाकी गांव ग्रामीण थे का इसको बाहर निकालिए, तो उन्होंने कहा ये बूढ़ी औरत है, ये बाहर नहीं निकलेगी साहब, ये बहुत बुजुर्ग है, ये इसको वहीं रहने दीजिए, घर रखा रहिए, इसको, इससे कोई खतरा नहीं है, बहुत बुजुर्ग औरत है। तो लिहाजा पुलिस जो बल था वो मान गए, पुलिस अधिकारी मान गए, उसको वहीं रहने दिया। और फिर पूरी रात वहां डेरा डाले रहे। जीपों की, गाड़ियों की लाइट ऑन की गई जिससे कोई भाग ना सके, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। फिर पुलिस आगे बढ़ी, घरों को चेक किया, घरों में कोई भी उस बूढ़ी औरत को छोड़कर पुलिस को वहां कोई भी नहीं मिला। फिर पुलिस चली जाती है। फिर अगले दिन जो पुलिस को सूचना मिलती है वो बड़ी दिलचस्प थी कि दरअसल फूलन देवी जो थी उस दिन उसी गांव में मौजूद थी। उसके सारे जो बाकी डकैत थे वो निकल लिए थे। फूलन वहीं एक भूसे का ढेर होता है उसके नीचे छुप के बैठ चुकी थी। और जो बूढ़ी औरत थी, दरअसल उसका कोड वर्ड था कि हाय अल्लाह, मतलब अभी पुलिस है, बाहर मत निकलना। इस तरीके से जो फूलन सुरक्षित निकल करके भीड़ की ओर चली गई। चूंकि फूलन को लोग वहां देवी कहने लगे थे। उसको गरीबों का बहुत संरक्षण प्राप्त था, गरीबों की बहुत हमदर्दी, सहानुभूति उसकी तरफ थी, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करती है, ऐसा लोग कहते थे। गरीब उसको देवी मानने लगे थे, इसीलिए उसको फूलन देवी नाम दे दिया गया। गरीबों का, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो फूलन को पल पल की खबर देता था कि पुलिस कहाँ है, गांव में क्या हो रहा है। उसका जो खुफिया तंत्र था, उसके जो मुखबिर थे बहुत मजबूत थे। लिहाजा फूलन वहां चली जाती है। उसके बाद
अब दोनों स्टेटों की पुलिस है वो दिन रात एक किए हुए थी। पूरा पुलिस पर भारी दबाव था, मुख्यमंत्रियों पर भारी दबाव था। किसी तरह पुलिस अधिकारी हैं जो डीजीपी हैं उन पर भारी प्रेशर था और ये बात दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। पार्लियामेंट तक ये फूलन की गूंज रही थी। उसको पकड़ने के लिए लगातार प्लान बनाए जा रहे थे, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे थे। पुलिस लगातार खाक छान रही थी, भूखे रह करके, पानी पी करके, जंगल नदी नालों का अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन फूलन कहीं हाथ ना आ रही थी। इसी बीच पुलिस अधिकारियों ने बहुत बड़ा एक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि क्यों ना फूलन को सरेंडर करने के लिए बाध्य किया जाए, समझाया जाए, उसको पुलिस में भरोसा दिलाया जाए और उसको सरेंडर कराया जाए। लेकिन इस काम को अब करे तो कौन करे? इसके लिए इस ऑपरेशन में एक एसपी जो भाग ले रहे थे, बहुत काबिल एसपी थे जिनका नाम था राजेंद्र चतुर्वेदी। जो राजेंद्र चतुर्वेदी थे बहुत महान, बहुत कुशल और आला दर्जे के पुलिस कप्तान थे। उनको इस काम के लिए चुना गया और उन्होंने राजी राजी हामी भर दी। उसके बाद उनको सीधे बिना वेपन के, सिर्फ सिविल ड्रेस में उनको बिहार की तरफ भेजा गया। खोज खबर करके पूरी लोकेशन लेकर के उनको भेजा गया और उन्होंने लगभग काफ़ी घंटे बाइक चलाकर जंगल में पहुंचे। उसके बाद बाइक का रास्ता था नहीं, बाइक को छोड़ दिया। फिर 6 घंटे लगातार पैदल चले, तब फूलन का जो अड्डा था वहां तक वो पहुंचे। क्योंकि सूत्रों द्वारा पहले खबर भेज दी गई थी कि पुलिस अधिकारी मिलना चाहते हैं, तो फूलन की तरफ से कोई हमला क्या नहीं गया। फिर सीधे पुलिस जो कप्तान थे फूलन के पास पहुंचते हैं और वहाँ फूलन से बात करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको भरोसा दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके जो खिलाफ अन्याय हुआ है, यूपी की पुलिस है, आपके खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ कातिलों की ओर पहुंचेगी, उनको सजा देगी और जो बचे हैं उनको सजा देगी। आपको बहुत लंबी जेल नहीं होगी, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके जो परिजन हैं उनको पुलिस प्रताड़ित नहीं करेगी, आपके साथ अन्याय होगा। इन सब बातों के बावजूद फूलन को समझाते रहे और वो कहते हैं वहाँ मोटी मोटी रोटी उनको खाने को दी गई जंगल में। उन्होंने रोटी आलू वहाँ खाए, सब्जी खाई। फिर शाम के वक्त वो चलने के हुए, उन्होंने फूलन को बोला कि मैं मुख्यमंत्री की तरफ से आया हूँ और लिहाजा आप सरेंडर करें। तो फूलन को कुछ हद तक तैयार हो गई, लेकिन फूलन को डाउट हुआ। उसने एक शर्त रख दी। उसने कहा मैं कैसे यकीन कर लूँगा आप सीएम की तरफ से आए हैं, आप उनके व्यक्ति हैं। तो फिर जो पुलिस कप्तान थे चतुर्वेदी साहब, इन्होंने कहा ऐसा कीजिए, अपने एक व्यक्ति को आप मेरे साथ भेजिए, मैं उनकी मुख्यमंत्री महोदय से बात कराऊंगा, तब वो आप आकर के आपको बताएगा कि मेरी बात हुई है, लिहाजा तब आपको यकीन होगा। इस पर फूलन तुरंत तैयार हो गई। लिहाजा उसने अपने सबसे खास जो उसका करीबी था डाकू, उसको अपना दूत बनाकर पुलिस जो कप्तान थे राजेंद्र चतुर्वेदी उनके साथ भेजा। वो शाम को वहाँ से निकले, रात को 2 बजे भिंड पहुँचे और सुबह 4 बजे उन्होंने एमपी सीएम को फ़ोन किया, अपने कोड वर्ड में बात की और सीधे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ उन्होंने जो इंडियन एयरलाइंस के अधिकारी थे, मैनेजर थे, उनको बताया, अपना परिचय दिया और बिजनेस क्लास में सबसे अलग दोनों अकेले बैठे। एक प्लान के तहत सीधे वहाँ से दिल्ली पहुँचते हैं। वहाँ से टैक्सी पकड़ के, उनके लिए टैक्सी तैयार थी, सीधे मध्य प्रदेश भवन पहुँचते हैं। वहाँ मुख्यमंत्री जो होते हैं एमपी के सीएम अर्जुन सिंह, तत्कालीन सीएम, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहाँ ये पहुँचते हैं, तब वो उनको मुख्यमंत्री एक सिल्वर के गिलास में मौसमी का जूस पीने को देते हैं। फिर वो कहते हैं साहब सर बात बन गई है, फूलन लगभग तैयार है। लेकिन उसने कंफर्म करने के लिए, यकीन करने के लिए अपने एक डाकू को मेरे साथ भेजा है, वो मेरे कमरे में है, उसको लिहाजा आप बुला के बात कर लीजिए। उन्होंने कहा फ़ौरन भेजिए। वो आता है, फिर उससे जो एमपी सीएम थे मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह, वो कहते हैं देखो अब आपको भरोसा है मैं सीएम हूँ? डाकू हाँ कहता है। उसके बाद तुरंत डाकू को मध्य प्रदेश के ग्वालियर भेज दिया जाता है। उसके बाद वो भिंड के रास्ते अपने फूलन देवी के पास पहुंच जाता है। उसको मैसेज देता है कि वाकई जो पुलिस अधिकारी आए थे वो सच बोल रहे थे और जो मुख्यमंत्री हैं, चूंकि जो फूलन थी उसको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं था, उसने खुद कहा था मैं एमपी पुलिस के सामने सरेंडर करूंगी, मुझे एमपी के सीएम और पुलिस पर पूरा भरोसा है। लिहाजा उसको यकीन हो गया कि जो अधिकारी आए थे वो सच बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो है सरेंडर की तारीख नज़दीक आती है और जो इस दौरान जो पुलिस कप्तान थे राजेंद्र चतुर्वेदी, जो फूलन से बीहड़ में मिलते थे, वो लगातार मीटिंग कर रहे थे, एक दूसरे को उनके लिए गिफ्ट भी भेज रहे थे। एक दिन वो अपनी पत्नी को लेकर के फूलन के पास पहुंचते हैं, ये बताने के लिए कि हम पूरी तरीके से आप पे भरोसा करते हैं और आप भी हम पे भरोसा करिए।
दोनों जो महिलाएं हैं आपस में मिलती हैं, बातचीत होती है। महिलाओं पर चूंकि ज़्यादा भरोसा होता है, ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, तो उन्होंने बताया मैं आपके साथ हूँ, आप सरेंडर करिए, आप सकुशल रहेंगी, आपके खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसकी जांच होगी और आपके खिलाफ, परिवार के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। लिहाजा फूलन और तैयार हो जाती है। फिर एक तारीख आती है 12 फरवरी 1983। 12 फरवरी 1983 इस दिन सीएम जो होते हैं अर्जुन सिंह और पूरी लगभग 300 के आसपास पुलिस फोर्स, दोनों राज्यों की पुलिस, मुख्यमंत्री और एक जगह चुनते हैं, उंगई डाक बंगला। ये जगह होती है जहां फूलन को सरेंडर के लिए बताया जाता है। वहां पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी और चूंकि फूलन एक बड़ा नाम था, बैंडिट क्वीन फूलन जिसका एक बड़ा नाम था, फूलन का पूरे इलाके में, पूरे देश में नाम था, लोग हैरान थे उसको देखने के लिए। तो लिहाजा हजारों हजार की भीड़ वहां इकट्ठी हो चुकी थी, भारी पुलिस बल, पूरी तैयारी। लेकिन फूलन ने एक शर्त रखी थी, उसने कहा जब मैं सरेंडर करूंगी तो मेरे स्टेज पर एक गांधी जी और दुर्गा देवी की फोटो रखी जाए और मेरे परिवार को प्रताड़ित न किया जाए, मेरे घर वालों को एक प्लाट दिया जाए, किसी सदस्य को 8 साल से ज़्यादा जेल ना हो और गोली न मारी जाए, मृत्यु दंड न दिया जाए। उसकी सारी शर्तें मान ली गई और फूलन जो तय वक्त था उससे कुछ देर बाद लगातार फायरिंग करती हुई अपने इलाके से, जहाँ से वो थी वहाँ से चली, तो फायरिंग करती हुई चली। फायरिंग करते करते वो वहाँ तक पहुँची जो इंगुई डाक बंगला था। वहाँ मध्य प्रदेश के सीएम, तत्कालीन जो सीएम थे अर्जुन सिंह, भारी पुलिस फोर्स, तमाम जिलों के एसपी, पुलिस कप्तान, पुलिस बल, डीजीपी सब वहाँ तैयार थे पहले से। अब फूलन पहुँचती है जयकारे करते हुए, काली माँ के जयकारे लगाते हुए पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचती है और स्टेज पर खड़े होकर पहले गांधी जी और दुर्गा देवी के तस्वीर को हाथ लगाती है, फिर माथे पर हाथ लगाती है। उसके बाद गन को इस तरीके से ऊपर करके पूरे भीड़ को दिखाती है, भीड़ को निहारती है, फिल्मी स्टाइल में पूरे भीड़ के सामने गन को ऊपर करके घूमती है, स्टेज पर चक्कर लगाती है, फिर सीधे मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह के चरणों में अपनी बंदूक को रख देती है और रखने के बाद उसको तुरंत उठा कर ले जाकर के सीधे जेल भेजा जाता है। तमाम जो डाकू हैं सब जेल चले जाते हैं। लगभग 11 वर्षों तक उसको ग्वालियर और तिहाड़ जेल में रखा जाता है। 11 वर्षों के बाद यानी 1994 में जब मुलायम सिंह की गठबंधन वाली सरकार यूपी में आती है तो मुलायम सिंह उसको रिहा करवाते हैं और यूपी के मिर्जापुर से इलेक्शन लड़वाते हैं, जहां वो चुनाव जीत जाती हैं, सीधे पार्लियामेंट पहुंचती हैं। फिर 1999 में फिर चुनाव होता है, फिर जीतती हैं, पुनः दिल्ली पार्लियामेंट पहुंचती हैं। वहीं एक व्यक्ति से वो शादी कर लेती हैं और वहीं रह रही होती हैं, जो उनका सरकारी बंगला था। एक सांसद के तौर पर जो बंगला मिलता है वहाँ रह रही थी। लेकिन इधर जो राजपूतों का जो गुस्सा था लगातार बढ़ रहा था, फूलन देवी से इंतकाम की सोच रहा था। राजपूत समाज है, समुदाय है, उसमें जो है इंतकाम की आग धधक रही थी, उनको लगातार नाराजगी बढ़ रही थी। लिहाजा शेर सिंह राणा उसने जो है इनको मारने का एक प्लान बनाया और उनके बंगले के ठीक पास जब वो बंगले से निकल रही थी तभी जो शेर सिंह राणा होता है अपनी टीम के साथ, साथियों के साथ 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा उन पर हमला करता है, उनके सिर में गोलियां मारता है। फूलन देवी की तत्काल मौके पर ही जो है दर्दनाक मृत्यु हो जाती है और पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। देश में एक अलग तरह का मैसेज आता है, देशवासी सकते में हैरान रह जाते हैं और फूलन के जो कातिल हैं वो गिरफ्तार होते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत हुआ। अब दीजिए इजाज़त, कल फिर नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं आपको, यदि आप किसी और अपने मनपसंद टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में अपना नाम भी लिख सकते हैं। आपका यदि जन्मदिन है, आपके यहाँ कोई स्पेशल प्रोग्राम है, आपके यहाँ किसी को किसी भी डिपार्टमेंट में सफलता मिली है, किसी भी जिसकी तैयारी कर रहा है, चाहे खेल हो चाहे वो नौकरी हो, सफलता मिली है, उसके लिए आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो हम एपिसोड के अंत में अलग से नाम लेकर के बाकायदा उनको विश करेंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे, जन्मदिन की बधाई देंगे। और यदि आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो उसके लिए हमें मैसेज कमेंट कर सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त, जय।